बढ़िया हो तो सबसे पहले मुस्कुराइए, आप उत्कर्ष में हैं, है ना। तुम लोगों को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा जी राजी राजी सा रहता है, हैं? मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, तो अगले कुछ समय तक अपन तलवारें और भालों के थ्रू बातें करेंगे, है ना। आप लोग पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, ऐसा सुना था मैंने, सही सुना था? चलो बातें करते हैं कुछ। सबसे पहले मैं तुम लोगों की एक मेंटलिटी ठीक करना चाहूंगा कि आपको माइंड में ये नहीं सोचना है कि 10th पास की वैकेंसी है। वैकेंसी जितनी डाउन की तरफ बढ़ती है उतना कंपटीशन बढ़ता है, उतना कंपटीशन बढ़ता है तो उससे कई गुना ज्यादा पेपर आपका टफ होता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, ये शादी और सरकारी नौकरी वालों का रिलेशन इतना तगड़ा हो गया है, शादी और सरकारी नौकरी वालों का रिलेशन इतना तगड़ा हो गया है कि तुम्हारे साथ एमए किए हुए लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। हम सब्जेक्ट को संपूर्ण परिप्रेक्ष्य से ध्यान रख के पढ़ा करेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि इतिहास के 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला भाग होता है इसका प्राचीन इतिहास। क्या होता है? इसी का दूसरा भाग होता है मध्यकालीन इतिहास। कौन सा भाग? और इस इतिहास का तीसरा भाग होता है आधुनिक इतिहास। कौन सा? एक इतिहासकार था मील। कौन? उसने इस इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना प्लीज। कोशिश करूंगा कि आपको मैं टर्म्स इंग्लिश में बता दूं, बाकी इंग्लिश मीडियम यूं बोल के एक एक लाइन लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है। खूब सारे से बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो फिर वो टाइम डबल लग जाता है, एक बार हिंदी में बोलने में, एक बार इंग्लिश बोलने में। जो भी टर्म्स आपको समझ में नहीं आए आप मुझे इंग्लिश में पूछ सकते हो। जो कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आए कि सर एटलीस्ट ये 1-2 सेंटेंस आप इंग्लिश में लिखा दो, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अपनी पहली क्लास है, धीरे धीरे आप मेरे से रिलेट करने लगोगे इन बातों पर। इंग्लिश मीडियम की भी कोई इश्यू नहीं है, आपको मैं बताता रहूंगा साथ साथ में। फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा तो मैं कहूंगा प्राचीन को एंशिएंट कहते हैं, मध्यकालीन को मिडाइवल कहते हैं और आधुनिक को अपन मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। मैं बात करूं मील के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मील कहता है साहब जहां से इतिहास शुरू हुआ, प्रारंभ से। अब प्रारंभ हमारा कभी फिक्स नहीं होता, इस वजह से हम यहां पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं कर सकते। प्रारंभ आपका कभी भी फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एविडेंसेस के हिसाब से लिखी जाती है, हिस्ट्री सबूतों के आधार पर लिखी जाती है। तो हमें नए नए सबूत मिलते जाते हैं और हिस्ट्री पुरानी उतनी होती जाती है। जैसे जैसे खुदाई चलती है नए सबूत मिलते हैं और हमें हिस्ट्री पुरानी लगती है और पुरानी लगती है और पुरानी लगती है। तो यहां पे तो अपन कोई फिक्स डेट नहीं मान सकते। अच्छा, तो ये तो मान सकते हैं ना कहां तक? हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कहां तक। तो शुरू से लेकर 712 ईस्वी तक का टाइम अपन किस में लिखते हैं? प्राचीन इतिहास में। सर 712 ईस्वी क्यों? तो मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, जैसे बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अजातशत्रु। जैसे मैं कुछ और नाम बताऊं तुम्हें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन,
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। जैसे मैं कुछ नाम बताऊं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, इन नामों में क्या चेंज है? मैंने कुछ नाम बताए, इन नामों में कोई डिफरेंस लगा तुम्हें? लगा। मैंने शुरू में जितने भी नाम लिए वो सब भारतीय थे, मैंने बीच में जितने भी नाम लिए वो सब मुस्लिम थे, मैंने लास्ट में जितने भी नाम लिए वो सारे अंग्रेज थे। यानी मील कह रहा है कि जब भारत में भारतीय शासन कर रहे थे तब वो टाइम कौन सा? जब भारत में मुस्लिम आ गए तब टाइम कौन सा? जब भारत में अंग्रेज आ गए तब टाइम कौन सा? अब भारत में भारतीयों ने कब तक शासन किया? तो मील कहता है 712 ईस्वी मान लो। हमने कहा हम क्यों मान ले 712 ईस्वी? तो कहा साहब 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। सुनना शब्द, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। तो हमने कहा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, इसका मतलब भारत के अंदर विदेशी सत्ता या मुस्लिम स्थापित हो गए। मिलने का नहीं नहीं नहीं, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ जीता है भारत में, पहली बार किसी विदेशी की जीत हुई है 712 में। हमने कहा अच्छा मुस्लिम स्थापित नहीं हुआ? बोला हाँ। तो हमने फिर हम ये क्यों माने? तो मिल ने कहा कि यार समय में कोई 1 मिनट का चेंज थोड़ी होता है, समय में कोई 1 मिनट का चेंज थोड़ी होता है। हमने कहा तो समय में बदलाव होने में भी तो समय लगता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि अपन किसी दिन रात को सोए थे तब इतने से थे, सुबह उठे तब बड़े डील डाल के मालिक हो गए हैं। ऐसा कभी थोड़ी हुआ कि रात को सोए तब हम बिल्कुल बोलना नहीं जानते थे, सुबह उठे हम फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे थे। नहीं, कभी हम तुतला के बोले हैं, धीरे धीरे बोलना सीखे। तो समय में भी बदलाव होने में क्या लगता है? समय लगता है। हमने कहा अच्छा तो बताओ यहां कितना समय लगा? तो उसने कहा देखो 712 ईस्वी में बदलाव होने शुरू हुए, जो बदलाव 1192 ईस्वी तक आते कंप्लीट हो गए। मोहम्मद बिन गौरी ने भारत पर अधिकार कर लिया और भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। हमने कहा यह बात बढ़िया, याद रहेगी बात। यहां तक का समय हम किस में काउंट करते हैं? प्राचीन इतिहास में। सर आप अपने बारे में बताओ कुछ। मेरे बारे में क्या बताऊं? मैं कितना भी चौका फूट रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कल को तुम्हारे सिलेबस में मैं पढ़ाऊं जो तुम्हारे सारा बाउंस हो जाए। पहले पढ़ते हैं, अपना रिलेशन जितना अच्छा रहेगा उतना आप इंट्रोडक्शन तो अपने आप ढूंढ लोगे मुझे, है ना। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बताते जाएंगे, बीच में बातें करेंगे, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, है ना। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया हुआ, यही बात कर रहे हैं। सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, सारी बातें आज ही पूछ लोगे क्या? कुछ तो बाकी रखो। यहां तक को अपन प्राचीन इतिहास में मानते हैं। इसके बाद 712 से 1192 से लेकर मुस्लिम सत्ता शुरू हो चुकी है। मैं कहूंगा 1707 तक मुस्लिम सत्ता रही। हमने कहा मील साहब इस दिन क्या हुआ? तो मील साहब ने हमें कहा कि इस दिन भारत के अंदर औरंगजेब की मौत हो गई। हमने कहा उससे क्या हुआ सर? तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब के मरने से मुगल सत्ता उखड़ने लग गई, उसके बाद मुस्लिम कमजोर हो गए। तो हमने कहा उसके बाद कोई मुस्लिम राजा बना ही नहीं। बोले बने तो है। तो हमने कहा फिर हम ऐसा क्यों मान ले उखड़ गए? चाहे नाम मात्र गए थे, नाजोगे थे, गियाबिते थे, लेकिन थे तो सही, थे तो सही। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 1757 तक तो पूरी तरह उखड़ गए ना। प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाता है तब तो पूरी तरीके से अंग्रेज स्थापित हो गए। हमने कहा हां यहां से मान लेंगे। तो उसने कहा कि 1707 से लेकर या 1757 से लेकर आज तक
जितना भी समय है वो सारा का सारा किसमें? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आई बात समझ? आज तक हम जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास। जब मैं बात करता हूं इस सिलेबस को बांटने की, तो मैं कहता हूं पहला भाग कौन सा था अपना? प्राचीन इतिहास। दूसरा भाग और तीसरा भाग इसमें कौन कौन से टॉपिक को अपन डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राचीन इतिहास की बात करूं तो मैं कहूं पाषाण काल सबसे पहला, स्टोन एज, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का काल जिसको आप कहते हो हड़प्पा काल, फिर हड़प्पा उखड़ने लग गई, हड़प्पा पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, हड़प्पा खत्म हो गई, तो हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल। फिर हम कहते हैं वैदिक काल, हमारे वेदों का दौर आया। वैदिक काल जब समाप्ति की ओर बढ़ा तो मैं कहता हूं उत्तर वैदिक काल। फिर हम कहते हैं महाजनपद काल, हम पढ़ते हैं भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, वो कहानियां महाजनपद काल। फिर मैं कहता हूं मौर्य काल, फिर मैं कहता हूं मौर्य टूटने लग गए तो उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल। फिर मैं कहता हूं गुप्त आए, गुप्त काल, फिर उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल, और सबसे लास्ट में अपन कहते हैं हर्षवर्धन का काल। कौन सा काल? इसी को अपन कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का काल, इसी को हम कहते हैं राजपूतों के उदय का काल। आई बात समझ में? इसके बाद हम मुस्लिम सत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें कुछ राजवंश दिखाई देते हैं। हम मध्यकालीन इतिहास को बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। एक तो इसका भाग है राजवंश, कौन सा भाग? और एक इसका भाग है कला एवं संस्कृति, कौन सा भाग? आर्ट एंड कल्चर आप अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उधर सिलेबस का डिस्कशन सर करेंगे। मैं आपको राजवंशों की बातें बताऊंगा। आप सब लोग जानते हो कि आर्ट एंड कल्चर में जो भी चीजें पढ़ते हो वो हिस्ट्री से निकली है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की मम्मी है। कोई राजा का दुर्ग पढ़ोगे तो राजा हुआ तभी तो दुर्ग बनाया है। बावड़ी, राजा हुआ तभी तो बावड़ी हुई। मंदिर, महल, हवेलियां, छतरियां कहां से आई? चित्रकला कहां से आई? राजाओं से ही तो आई। तो आर्ट एंड कल्चर पूरी तरीके से इस राजवंशों में से ही निकला हुआ टॉपिक है। अब सुनना, राजवंशों में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़। किसी बच्चे ने बोला था चालुक्य, चालुक्य नहीं पढ़ते हम। चालुक्य दक्षिण के नहीं, चालुक्य गुजरात के हैं। हम चालुक्य तब पढ़ते हैं जब वो हमारे वाले राजाओं के साथ टकराए हैं। हम चालुक्यों को स्पेशल नहीं पढ़ते। हम चालुक्यों को पढ़ेंगे परमारों के साथ, हम चालुक्यों को पढ़ेंगे चौहानों के साथ, क्योंकि इनके साथ उनका संघर्ष हुआ है। हम चालुक्य अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे राजस्थान में चालुक्य है ही नहीं। राठौड़, फिर कछवाहा, क्या सिसोदिया, सिसोदिया, गोइल हो गए ना। फिर आपके जाट राजवंश, फिर यदुवंशी, ये राजवंश पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब क्लियर हो जाएगी। कोई बाटी है क्या? यदुवंशियों की दो ब्रांच हैं, जादौन और बाटी। आई बात समझ में? करौली में जादौन है और जैसलमेर में बाटी, यदुवंशी हो गए ना। आई बात समझ? ये हो गए अपने राजवंश हैं। फिर अपन बात करेंगे
आधुनिक की। किसकी? आधुनिक की। सर साइंस की क्लास कब होगी ये बताओ। बेटा देखो, किसी आदमी से मिले और फर्स्ट इंप्रेशन में खींच के थप्पड़ मार दे तो दुश्मनी बड़ी हो जाती है। दूसरी बात, आपके सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं उतने एक साथ नहीं पढ़ाए जा सकते ना। आपको सोचो 2-2 घंटे भी सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, 1.5 घंटा भी पढ़ाएं तो दिन में 12 घंटे भी कम पड़ जाएंगे सारी क्लासें लगाने में। तो सिलेबस जैसे ही एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा उसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट आपके रिप्लेस होते जाएंगे। आपने पहले भी कोचिंग की है, पूरे एक साथ थोड़ी पढ़े जाते हैं, है ना। पहले एक क्लास लगाते हैं, फिर 2 लगाते हैं, फिर 3 लगाते हैं, फिर 4 लगाते हैं। पहले दिन आते ही 6-7 क्लास लगा दे, तुम बाटे फेंकने चालू कर दोगे। आई बात समझ? बात करूंगा मैं आधुनिक की। फिर मैं कहूंगा आधुनिक में 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण। क्लियर? ये अपने टॉपिकों का डिवाइडेशन है। अब मैं बताऊं तो प्राचीन इतिहास में इतने टॉपिक हैं, एक आधा मैंने लिखा भी नहीं है, गुप्तोत्तरन। इन सब को पढ़ने में मुझे क्लास लगेगी 1। कितनी? 1। राजवंश ले दे के खत्म करूंगा कि अब डट जाओ, इतने बहुत है। इतने बड़ा सिलेबस है अपने पास राजवंशों का। आधुनिक लिमिटेड से 5 टॉपिक है, पढ़ लेंगे। क्यों? सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, आपके कमेंट जो मुझे उचित लगेंगे उसका मैं जवाब दे दूंगा। अब हालचाल और गुड मॉर्निंग करूंगा तो एक क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप सब अपने दिल पे हाथ रख के मुझे फील करिए मैं आपके आसपास हूं। इस बात की तरफ आऊंगा कि सर प्राचीन इतिहास काल छोटा क्यों है? आप कह रहे हो सिर्फ एक क्लास में पढ़ लेंगे। हां, मध्यकालीन इतना बड़ा क्यों है? और आधुनिक फिर आप कह रहे हो लगभग ठीक ठाक सही है, ज्यादा बड़ा ना छोटा। क्यों? सुनना मेरी बात। शक्तियों का विकास हुआ। कैसे कैसे शक्तियों का विकास हुआ उसके बारे में 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। इंसान दुनिया में था ही नहीं, बंदर रहा करते थे। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस, ऐसे नाम आपने कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। और पृथ्वी पर टेम्परेचर डाउन हुआ। हम पढ़ते हैं ना, पृथ्वी पहले आग का गोला था, टेम्परेचर कम होने लगा, जीवन की संभावनाएं पृथ्वी पर विद्यमान हुई। और जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो वह जीव जंतु जो ऊपर पेड़ों पे रहते थे या पहाड़ों वाली साइड में रहते थे वो जमीन की तरफ बढ़ना शुरू हुए, क्योंकि वनस्पतियां भी कम हो गई। धीरे धीरे जब इस ज्योग्राफिकल चेंजेस से वो जमीन की तरफ बढ़े तो जब वो पेड़ों पे बैठ रहे थे तब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई जानवर शिकार कर लेगा, सुरक्षित थे। जब वो जमीन पर आए तो कुछ समस्याएं हुई, जैसे जानवरों के शिकार का डर, कोई जानवर आके खा जाएगा, और खूब सारी सी अन्य समस्याएं। छोटे मोटे जीव जंतु भी होते हैं। लड़ते तब भी थे, लड़ना अपना स्वाभाविक कर्तव्य है। लड़े नहीं तो रोटी नहीं पचती कई मेरे जोशों को। तो कई अपने नहीं तो पड़ोसी होते हैं, पानी क्यों डोलियो, फिर उनको रोटी भा जाती है। लड़ना जरूरी होता है। लड़ते उस समय भी थे, थप्पड़ों से, लातों से, गुस्सों से, मुक्कों से। काफी देर लड़ते, फिर कहते भाई रे मैं थाक गो, रोटी खाना हूं घर जान, कल पाचा लड़ा। युद्धों के रिजल्ट नहीं निकलते, लाते गुस्से मुक्कों से कोई मरे गया। एक दिन कोई आदमी आया 125 किलो का खतरनाक, सामने कोई मेरी तरह था बेचारा, माल न्यूट्रिशन का शिकार। उसको आके खींच के थप्पड़ मारी, मिर गया, बेचारा नीचे गिर गया।
नीचे गिरा और उसको समझ में आया इससे तो अपन मर जाएं, तो अपने जैसे साथ हो तो नहीं जीत पाएंगे, खाक में गाल के मसल दे साहब। तो वो जैसे नीचे गिरा तो उसके हाथ में कोई टाइट सी चीज लगी और उसने उठा के उसके सर पे दी, भाई साहब खत्म, नारियल खुल गया, धरती लाल। उस आदमी को उस दिन समझ में आया चीज काम की है, और उसने पत्थर की खोज की। किसकी? तुम्हें लगेगा सर पत्थर की खोज की, यह क्या बड़ी बात है, लेकिन तत्कालिक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंसान पत्थर का महत्व समझ पाया। इंसान की लाइफस्टाइल पूरी उस पत्थर पे डिपेंड हो गई। हम उसको क्या कहते हैं? इंसान धीरे 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 आगे बढ़ा और इंसान को समझ में आया यार ये 7 किलो का बाटा गोल गोल यूं हाथ में थैली में लेके घूमते मुंडे ही लगते, सुरक्षा की दृष्टि से पत्थर रखना पड़ता, और इतना बड़ा 15 किलो का लेके बैठा है खंभे पे, सुरक्षा के लिए चल रहा है, अजीब नहीं लगे? तो इंसान में धीरे धीरे युद्ध से फिजिक्स का डेवलप हुआ और उसने कहा क्यों ने इस बाटे को ऐसे आगे से तीखा कर दिया जाए और एक छोटा पत्थर रखा जाए जो हल्का हो, उससे एक तो फोर्स ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, एक तो गोल पत्थर किसी के मारे और एक तीखा पत्थर किसी के मारे, तीखा पत्थर ज्यादा डैमेज और उल्टा हल्का भी रहेगा। और इंसान ने पेबुल बनाना शुरू की और साथ में वो पेबुल रखा करते थे छुपाकर और उससे लड़ाई करते थे। धीरे 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 इंसान में डेवलप हुआ। एक दिन लड़ रहे थे पेबुलों से और एक कोई भाग रहा था तो दूसरे ने पेबुल उसके पीछे फेंका, वो आदमी नीचे बैठ गया, पेबुल जाके किसी बाटे के लगा, आग लग गई, आग लग गई। अब उस आग से इंसान को 2 चीजें समझ में आई। एक तो जब तक आग लगी, जब तक आग जलती रही तब तक कोई जानवर उसके आसपास नहीं आया। उसे समझ में आया कि यह तो अपने सुरक्षा का साधन है, चारों तरफ आग जला के रात को धाप के नींद लेंगे साहब, कोई शिकार तो नहीं करेगा, नहीं तो रात को डर रहता है शिकार का। दूसरा, एक जने को भूख लगी हुई थी, आग में कोई खरगोश बढ़ गया, उसने टांगड़ी तोड़ के खाई, उसे लगा यार क्या व्हाट अ टेस्टी चीज। पहले कच्चा खा रहा था इंसान को आग में तो समझ में आया। धीरे 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 इस आग की जगह इस पत्थर की जगह लोहे ने ले ली। 1000 BC के आसपास लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे ने जगह ले ली तो इंसान सुगम हो गया। पत्थर थोड़ा भारी था, मोल्ड नहीं होता था, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, पेबुल बन गया तो बन गया, लेकिन लोहा कन्वर्टेबल था, हल्का था। जब लोहा आ गया तो इंसान के युद्धों के रिजल्ट जल्दी आने शुरू हो गए। लोहा चलाने में आसान था तो युद्ध में जल्दी सलट जाती सामने वाली सेना और जीत जाते। जब इंसान को शक्तियों की अनुभूति हुई तो इंसान ने खुद को ताकतों के रूप में स्थापित करने शुरू कर दिए और हमें भारत में 16 बड़ी महाशक्तियां दिखाई देती है, जिनको अपन 16 महाजनपद कहते हैं। उन महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। कौन सा? मगध। उस मगध ने बाकी 15 के 15 महाजनपदों को हरा दिया और खुद ने पूरे भारत पे एक छत्र राज किया। और हमारे सामने एक वंश दिखाई देता है हमें, मौर्य। जब मौर्यों की शक्तियां कमजोर हुई, मौर्य पतन की ओर बढ़े तो मौर्योत्तर। फिर एक बार गुप्त आए और उन्होंने भारत को फिर एक सूत्र में बांधा, गुप्त काल। फिर गुप्तों की शक्तियां कमजोर पड़ी तो गुप्तोत्तर काल। फिर एक व्यक्ति आया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने फिर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, हम कहते हैं हर्षवर्धन का काल। सुनना अब मेरी बात, मैं कह रहा हूं महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक का जो समय है, तब तक भारत का जो मुख्य केंद्र है वो बिहार वर्तमान का पाटलिपुत्र जिसको आप कहते हो, जिसको आप पटना का क्षेत्र कहते हो, यह वाला क्षेत्र भारत का मुख्य केंद्र रहा। चाहे मौर्यों की चाहे गुप्तों की राजधानियां उधर ही रही। तो अपना राजस्थान वहां से बहुत दूर था, तो हमारी मुख्य धारा की हिस्ट्री के साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन क्रिएट नहीं होता था। वो उधर बैठे रहते, हम इधर बैठे रहते। कोई कभी कभार 100 में एक बार आते तो कोई युद्ध लड़ाई हो जाती तो हो जाती। बाकी हमारा कभी भी राजस्थान की मेन प्राचीन काल का जो भारत का इतिहास है उसके साथ हमारा इतना संबंध जुड़ ही नहीं पाया था कि हमारे पास इसके कोई एविडेंस हो, नहीं है। लेकिन जब राजधानी हर्षवर्धन के काल में कन्नौज आई, तो कन्नौज तो यूपी में पड़ता है,
राजस्थान के नजदीक आ गए ना, तो यहां से राजस्थान की हिस्ट्री डेवलप होना शुरू होती है और हमें बड़ी लंबी दिखाई देती है। यहां आते आते राजस्थान की, भारत का मुख्य केंद्र दिल्ली हो गया और हमने इतना धोया दिल्ली वालों को, इतना धोया दिल्ली वालों को, हमारी हिस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि अब ले दे के समेटनी पड़ती है। भाई इतना ही पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने फिर हम पे राज नहीं किया। अंग्रेजों ने राजस्थान पे कभी राज नहीं किया है। आज तक गलतफहमी एक अंग्रेज हमें लूट के चले गए। हमें क्या लूटेंगे, हम तो खुद भूखे फकीर थे, काला पड़ता था, पानी नहीं था पीने का। तो यहां की थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। हमारे पास मिडाइवल हिस्ट्री बड़ी है क्योंकि दिल्ली मेन सेंटर था और दिल्ली के साथ हमारे रिलेशन बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। तो इसके भी एविडेंस कम है, इसके भी एविडेंस लिमिटेड से है। बड़ी हिस्ट्री हमारे पास कौन सी है? मिडाइवल। अपन शुरू अपना मिडाइवल से करेंगे। एक बच्चा कह रहा था सर आधुनिक से स्टार्ट करो, ये मुझे छोड़ दो कि कैसे करना है ना। मम्मी घर में खाना बनाती है तो अपन थोड़ी बताते कैसे बनाना है। लगना टेस्टी चाहिए खाने में। तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे स्वाद को भाप लूंगा और खुद को वैसे मोल्ड कर लूंगा। भाई घर में नवी नवी बींद नहीं आती तो उसको पहले दिन थोड़ी पता होता है कि ससुर जी मिर्ची कम खाते हैं या देवर कितनी बजे उठता है, उसको चाय इतनी बजे चाहिए। वो 5-10 दिन में पूरा भाप लेती है, एक ससुर जी क्या चाहिए, सासू जी की क्या पसंद है, देवर की क्या पसंद है, जेठानी को क्या चाहिए, फिर वो अपने आप को एडजस्ट करती है। तो आज अपना पहला दिन है, मैं धीरे धीरे आपको समझ पाऊंगा, धीरे धीरे मैं आप मुझे समझ पाओगे। 1-2 दिन में फुल क्रिस गैल स्टाइल में बैटिंग करेंगे अपन। तो अपन चालू करेंगे मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि प्राचीन काल हमें इंपैक्ट नहीं करता, बहुत छोटी हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात अपनी भाषा में कहूं तो भाई साहब बोरिंग है। खुदाई कीर ये मिला, खुदाई कीर ये मिला, तुम फेंकोगे बाटे। आई बात समझ में? पहले दिन ही तुम पत्थर फेंकना चालू कर दोगे तो मामला कैसे बैठेगा? तो तुम्हें इंटरेस्टिंग से शुरू करेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन। मध्यकालीन में अपन सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे चौहानों का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? चौहानों का इतिहास। सर भारत को तो सोने की चिड़िया कहते थे ना। अरे वो बंगाल गुजरात वो वाले, अपन नहीं। अपने सोना कहां बेटा? अपने पीने को पानी नहीं था, काल पड़ते थे। अपने कहां सोना? अपने दाने ही नहीं थे खाने को। नहीं, गलत। ये गलतफहमी नहीं रखनी है अपने। यूं जी दुख पाता कि हमारे बडेरों को सोना अंग्रेज लगे, नहीं तो हम राजी रहते। नहीं, हमारे बडेरे हमसे ज्यादा फकीर थे, टेंशन नहीं लेने। चौहानों के इतिहास की बात करेंगे तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के चौहान कौन से हैं, चौहान कहां से आए, चौहान कौन है। सुनना मेरी बात। मैंने आपको अभी बताया था पीछे वाली स्लाइड पे कि हर्षवर्धन का जो काल है इसको हम राजपूत इरा कहते हैं। कहीं ना कहीं राजपूत राजवंश हमें इसी टाइम में दिखाई देना शुरू होते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि हर्षवर्धन का जो काल है उसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है जो अपन अभी थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे किसी राजा के टाइम में, तब एक्सप्लेन करूंगा। मैं वापस अपने वाली बात पे आता हूं, उत्पत्ति। तो मैं कहूंगा बेटा राजपूतों का उदय जिस समय में हुआ उस समय काल को हम अंधकार में युग कहते हैं, हम कहते हैं डार्क एज हिस्ट्री। हमें 7वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 600 सालों की हिस्ट्री कहीं से मिलती नहीं है। उसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो हमने तुक्कों से उस हिस्ट्री को गढ़ा है। आई बात समझ में? हमें इधर उधर से जो सबूत मिले हैं हमने उसके आधार पर फैक्टों को बनाया है। यह वो समय काल था जब हमारे पास में इतनी कोई भी जानकारियां अवेलेबल नहीं थी। तो अब उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के खूब सारे से फैक्ट पढ़ेंगे कि अलग अलग क्या फैक्ट हैं। जब मैं उत्पत्ति की बात करूंगा तो अपन सबसे पहला फैक्ट पढ़ेंगे मेरे लाडलों, वो फैक्ट है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड का सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आप गांव में भी किसी डोकरे को पूछ लोगे तो वो ये अग्निकुंड वाला सिद्धांत आपको बताएगा। दंत कहानियों में, लोक कथाओं में जो
सिद्धांत सबसे ज्यादा फेमस रहा है वो सिद्धांत कौन सा? अग्निकुंड का सिद्धांत। अरे भारत सोने की चिड़िया थी तो भारत में कई यूं अपने जैसे गरीब भी तो रहते थे, कई पैसे वाले भी थे, है ना। आगे आगे पढ़ते जाएंगे तब सारा सीख लेंगे, आज ही सारे क्लियर करेंगे। पहले हिस्ट्री क्लियर करनी जरूरी है, तब तो समझ में आना शुरू होगा बातों को। अग्निकुंड का सिद्धांत तो मैं कहूंगा भाई, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रबरदई। क्या नाम था? चंद्र नहीं, चंद्रबरदई। क्या नाम था? चंद्रबरदई ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। कौन सी किताब? वो अपनी किताब पृथ्वीराज रासो के अंदर कहता है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था? वो वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। कौन से पर्वत पे? आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। जब उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे उस समय कुछ राक्षस आकर उनके यज्ञ को बार बार दूषित कर रहे थे। कोई यज्ञ में धूड़ा फेंक देता, कोई यज्ञ में पानी डोल देता। उनके यज्ञ को बार बार अपन ये कह सकते हैं कि उनके यज्ञ को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। कोई धूड़ा पानी नहीं मिला किसी को तो आके चूंटिया ही भर दिया गुरु वशिष्ठ के, लेकिन डिस्टर्ब तो करना था। गुरु वशिष्ठ को गुस्सा आया। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ की अग्नि में कुछ मंत्र बोले, कुछ आहुतियां दी, स्वाहा किया, और स्वाहा से 4 जातियां उत्पन्न हुई। परमार, प्रतिहार, चालुक्य। चालुक्य क्या है? सोलंकी। और सबसे लास्ट में चौहान। कौन? आई बात समझ? और मोटा लिखूं बेटा? चलो और बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा तुम कहोगे वैसा। ग्राहक की संतुष्टि हमारा परम धर्म है। एक और बात, चालुक्य को सोलंकी कहा जाता है, यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है, या निम्न में से कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से है। तुम्हें सोलंकी याद नहीं रहे, ऑप्शन में सोलंकी दे दे, तुम्हें लगे तो मास्टर ने बताया ही नहीं था। नहीं बताया है। सोलंकी या चालुक्य सेम है, गंगाधरी शक्तिमान है। आई बात समझ? अब गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आग लग रही है, अग्नि में उन्होंने 2-4 मंत्र बोले, यज्ञ में आहुतियां दी, और उस यज्ञ से 4 आदमी निकल के बाहर आ गए। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। मैं आज तक डायरी ढूंढ रहा हूं, गुरु वशिष्ठ के मंत्रों वाली मिली नहीं। फिर ये क्यों बालतू वो टेस्ट ट्यूब बेबीर फर्टिलाइजेशन वाले वो अलग अलग लफड़े क्यों चल रहे हैं? वो मंत्र बोलेंगे, यज्ञ में छांटा देंगे, और किसी की टाबर नहीं होगा तो हो जाएगा। सही बात है? तुम इसके वेटनरी में जाएंगे तो जानवरों को गर्भाधारण कराने में बहुत दिक्कतें होती है। वेटनरी वाले डॉक्टर को बुलाते हैं, पया देते हैं। इससे अच्छा बाप जी के एक सवामणि बोलेंगे, गंगा जल का छांटा देंगे, ये पार्टी हो गई भैंस के। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना बात। हाँ ठीक है, कहानी अच्छी है, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी कहानियां खूब मिल जाती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन बात सत्य थोड़ी है। क्या गंगा जल का छांटा दिया और आदमी पैदा हो रहे। मैं फिर बाबाओं को टिकट देना बंद करो, बाबाओं को हिमालय भेजो कि मंत्र बोलो और छांटे नहीं देना, बाल्टियां भर भर के गंगा जल मारो, बोले कोई कमी नहीं है। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म होता है। तुम तो आदमी पैदा करो, क्यों फालतू अग्निवीर लेर, क्यों फालतू कोई फौज पे बापड़ा शहीद हो, क्यों किसी के बहन का भाई मरे, क्यों किसी बाप बेटे का पिता मरे। अग्निकुंड से उत्पन्न करो और लड़ाओ फौज पे, अलबत्त तो हमसे ज्यादा ताकतवर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो दौर था जब भारतीय बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में थे। उस समय भारत में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध और जैन। और बौद्ध धर्म लाने वाले भगवान बुद्ध, और जैन धर्म को ज्यादा प्रभावी बनाया था भगवान महावीर स्वामी।
दोनों क्षत्रिय थे, दोनों क्षत्रिय थे, दोनों लड़ने वाली कौमों से थे, दोनों राजवंशों से बिलोंग करते थे। तो भाई जब कोई आदमी दुकान खोलेगा तो सबसे पहले ग्राहक उसके रिश्तेदार ही होंगे। जब उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म चलाए तो सबसे ज्यादा बौद्ध और जैन कोई बने थे तो वो क्षत्रिय थे। अब बौद्ध धर्म अहिंसक, जैन धर्म अहिंसक, क्षत्रियों ने हथियार चलाना छोड़ दिए। पोल में ढोल बाजे साहब। जब क्षत्रियों ने हथियार चलाना छोड़ दिए तो विदेशी आक्रमणकारियों को भारत के अंदर मौका मिला कि भारतीय राजा अहिंसक हो चुके हैं, अब उनको जाओ और फुटबॉल बनाओ और भारत पे अधिकार करो। यहां राक्षसों से मतलब है विदेशी, यहां यज्ञ से मतलब है भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ ने उन क्षत्रियों की गुद्दी पकड़ पकड़ के लाए और उनको कहा कि मंगतों, धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हथियार उठाना हिंसा नहीं है। कोई आदमी तुम्हारी घाटी पे तलवार लेके खड़ा है, तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे हाथ में 6 राउंड वाली पिस्टल है और तुम कहीं को नहीं मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो घाटी काटेगा भाई, तो गर्दन कटेगी तेरी। वहां पे ये थोड़ी सोचना हिंसक है का हिंसक है। तो गुरु वशिष्ठ ने उन क्षत्रियों को अपने वापस कर्तव्य याद दिलाए। हम इसको क्या कहते हैं? अग्निकुंड का सिद्धांत। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अग्नि की, तो अग्नि की तो अपन हिंदू संस्कृति में इतना पवित्र मानते हैं कि मम्मी चूल्हे पे बैठ के सोगरा सेक रही होती है और सोगरे पे घी डाल के पापा को परोसना है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया यार। अब अंदर भगवान के आड़े तक कौन जाएगा? तो मम्मी रोटी का टुकड़ा तोड़ के चूल्हे में भोग लगा देती है। सही बात कह रहा हूं? अग्नि को तो हम, कोई भी भगवान का भोग हमारा अग्नि के बिना नहीं लगता। धूप ध्यान तो हमें करना ही पड़ता है। अग्नि तो प्रतीक है हमारी, भगवान से जोड़ती। शादियां होती, अग्नि के समक्ष फेरे लिराए जाते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं अग्नि क्यों? पानी की बाल्टी भर के रख दे, ठीक नहीं रहे? क्यों? तो ये आजकल छोरियां महंगे इंपोर्टेंट लहंगे पहनती है, वो इतने बड़े बड़े, दो तो बेचारी साथ में पकड़ के चलती है, कहीं आग वाग नहीं लग जाए, जल नहीं जाए। इससे अच्छा बाल्टी भर के रख दो, सोरा रहे मामला। नहीं, हम अग्नि को हमारे और देवताओं के बीच का मीडिएटर मानते हैं, तो अग्निकुंड से जोड़ दिया इस बात। 2 इतिहासकार, सूर्यमल मिश्रण, कौन? सूर्यमल मिश्रण, नोट मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैणसी, कौन? ये दोनों ही इस अग्निकुंड के सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन। क्या करते हैं? समर्थन। आई बात समझ? हेडिंग डालिए चौहानों का इतिहास। हेडिंग डालिए। सर बोलना लिखना कब है बता देना। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी शक्ल देखनी है। और भगवान की दया से शक्ल इतनी चौकी है कि तुम सामने देख सकते हो, बोले, है ना? बोर तो नहीं करूंगा तुम्हें। तो जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक नहीं लिखना है। जब मैं कह दूंगा लिखो, हेडिंग डालो, तब लिखना है। तो हेडिंग डालिए चौहानों का इतिहास, और सबसे पहले वापस हेडिंग डालिए चौहानों की उत्पत्ति। हेडिंग डालिए चौहानों का इतिहास, वापस हेडिंग डालिए चौहानों की उत्पत्ति, और उसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखिए अग्निकुंड का सिद्धांत। एक इंग्लिश मीडियम वाला था बेटा, थ्योरी ऑफ फायर अल्टार, अग्निकुंड का सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ फायर अल्टार। लिखना स्टार्ट करो। चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार। सर आप बहुत तगड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक ए गुड स्टोरी। अरे अभी तो शुरू हुआ मामला, अभी बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लो तुम। मैं ये कहता हूं कि इस क्लास में हो सकता है आज के दिन में तुम्हारे में से कई स्टूडेंटों का फेवरेट सब्जेक्ट कुछ न कुछ होगा, लेकिन ये गारंटी लेता हूं जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन सबका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा। लिखे चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने
गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ की अग्नि से चार जातियां उत्पन्न की। चार जातियां उत्पन्न की। चार जातियां उत्पन्न की। लिख लो चारों नाम, 1 2 3 4 लिख के। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। हाँ, राजपूती थे बेटा। सर पशु परिचर में सिलेक्शन कितने नंबर? अरे नंबर लाओ तो सही, नंबर लाने लायक तो बन जाओ, सिलेक्शन करवा देंगे। नंबर लाओ, पहले पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो और फिर कहो सर मैं लगभग इतने सवाल तो सही कर सकता हूं, फिर मैं अपने आप बता दूंगा कितने नंबरों से सिलेक्शन होगा। आगे बढ़े, यहां तक का क्लियर मैटर? लिखिए नई लाइन से। इतिहासकार सूर्यमल मिश्र, इतिहासकार सूर्यमल मिश्र इतिहासकार सूर्यमल मिश्र और मुहणोत नैणसी इस मत का समर्थन करते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं लिख दिया, लिख दिया। इतिहासकार सूर्यमल मिश्र और मुहणोत नैणसी इस मत का समर्थन करते हैं। वो दोनों कहते हैं भाई बिल्कुल हम तैयार हैं, चंद बरदई जी जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं। क्लियर बात? आगे बढ़े। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चौहान ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। कौन कौन कहता है? तो मैं कहूंगा एक इतिहासकार है जिनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? एक इतिहासकार है नियामत खान। क्या नाम है? जिनका एक नाम और है कवि जान। क्या नाम है? क्लियर? अब मैं बात करता हूं डॉक्टर दशरथ शर्मा की, तो मैं कहता हूं इनकी किताब का नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्लियर बात? हालांकि लिखा तो ऐसा जाता है, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा सा ऐसे लिख दिया ना तो इस क्लास की 80% पॉपुलेशन के धुएं उड़ने चालू हो जाएंगे। तो मैंने आपको सुगम बनाने के लिए नीचे वाला लिखा है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है बात? फिर एक राइटर हुए नियामत खान, फतेहपुर के नवाब थे। कहां के? खुद पेन नेम रखा करते थे अपना जान। हर व्यक्ति अपना पेन नेम रखता है। जैसे तुमने गाना सुना तेरी मिट्टी में मिल जावा, एक अभी मूवी आई थी आदि पुरुष, उस गाने का, इस मूवी का जो लेखक है उस व्यक्ति का नाम है मनोज मुंतशिर। इस व्यक्ति का नाम आज से पहले स्वाभाविक तौर पर आपने कहीं सुना होगा, इंटरनेट सेंसेशन है, अक्सर नेट पे चर्चाओं में रहता है, मनोज मुंतशिर। मुंतशिर उसकी कोई जाति थोड़ी है, मुंतशिर उसका पेन नेम है। कवि कविताओं में अपने पेन नेम लिखता है। आप कई बार शायरियां पढ़ते हो उसमें नाम आते हैं फैज, शेफ। आई बात समझ में? जैसे मैं पेन नेम बताता हूं तुम्हें कि गे भरियो गजराज मद छकियो चाले मते, कुकरिया बेकाज रोवे भूसे क्यों राजिया, पाटा पीड़ उपाय तन लागा तलवारिया, बह जीबरा गाव रति न औसत राजिया, कस्तूरी काली गणी कांटे तुले राजिया, शक्कर गणी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। राइटर का नाम है कृपाराम जी खेड़िया।
लेकिन उनका पेन नेम है राजिया, वो राजिया के नाम से शॉर्ट लिखते हैं। उसी तरीके से इनका पेन नेम था जान, तो हम इनको कवि जान कहते हैं। ये जब भी कोई दोहा, कविता, शायरी लिखा करते थे तो उसके अंदर खुद का नाम जान मेंशन करते थे। आज से पहले स्वाभाविक तौर पर आप में से किसी व्यक्ति ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसने पढ़ा होगा कि जयपुर के राजा प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल बनाया था, वो ब्रिजनिधि के नाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे, पेन नेम। तो जान पेन नेम था, तो हम इनको कवि जान के नाम से भी जाना करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी कायम रासो। कौन सी किताब? और इस कायम रासो के अंदर वो कहते हैं हम चौहान क्या हैं? ब्राह्मण हैं। कैसे? तो ये दोनों जिस आधार पे कह रहे हैं वो आधार यह है बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आगे अपन चौहानों में एक राजा पढ़ेंगे सोमेश्वर, उसके टाइम में खोल के बड़ी डिटेल से इस अभिलेख का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी के लिए सिर्फ नाम ध्यान रखना है। कौन सा? बिजोलिया अभिलेख। इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर सोमेश्वर जब ये अभिलेख लगाता है तो कहता है हम चौहान जो हैं वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। कौन से? हम ब्राह्मण हैं। कौन से ब्राह्मण हैं? क्लियर बात? इसको एविडेंस मानकर ये दोनों अपनी किताबों में लिख देते हैं कि साहब बिजोलिया अभिलेख में लिखा है। याद रहेगी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कविजान नियामत खान बेसिकली कायम खानी मुसलमान थे। कायम खानी मुसलमान वो मुसलमान हैं जो कभी किसी समय में गोगा जी के वंशज थे, चौहान राजपूत थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दबाव में इनको धर्म परिवर्तन करा दिया और ये मुस्लिम बन गए। तो वो जब अपने कायम खानी ब्रांच की हिस्ट्री लिखते हैं तो वो कहते हैं हम कायम खानी पहले चौहान थे और हम चौहान पहले ब्राह्मण थे। आई बात समझ में? वो अपने वंश की हिस्ट्री लिखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो चौहानों से लिखेंगे, क्योंकि वो निकले ही किस में से हैं? चौहानों में से लिखते हैं। तो वो चौहानों को क्या लिखते हैं वहां पर? ब्राह्मण लिखते हैं। इज दैट क्लियर? लिखें तीनों फैक्ट। हेडिंग डालो ब्राह्मणों से उत्पत्ति। पॉइंट नंबर 2, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। अच्छा, इधर बैठ जाता हूं मैं, बीच में नहीं आऊंगा। ब्राह्मणों से उत्पत्ति डीपली लेकर पढ़ाना, बिल्कुल डीपली, पानी में डुबा के पढ़ा देंगे तुम्हें, है ना। बाकी भाई मैं कि अगर किसी के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किसी का छूट भी जाएगा तो मैं क्लास खत्म होने के बाद कमेंट देख लूंगा, अगले दिन रिप्लाई दे दूंगा, है ना। बड़े ज्यादा रिप्लाई आ रहे हैं। हाँ, लिख दिया, हेडिंग डाली, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। लिखना स्टार्ट कीजिए। बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मुणोत नैण सिंह ने किस बुक में इसका समर्थन किया है? आगे अपन जसवंत सिंह पढ़ेंगे तब मैं उसकी किताबें लिखाऊंगा आपको। नैण श्री ख्यात, है ना, एक किताब और है मारवाड़ रे परगनारी विगत, लेकिन नैण श्री ख्यात। सर बुक कब आएगी? किस बात की बुक भाई? सर राजस्थान में बीजेपी सरकार आई, तैयारी कैसे करें? देखो, तैयारी करने के लिए रात को 11 बजे उठना होता है, फिर नहाना धोना होता है, फिर भगवे कपड़े धारण करने पड़ते हैं, फिर एक यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है, फिर उस यज्ञ में सर ऊपर माथा नीचे, और उस यज्ञ में आहुतियां देनी पड़ती है, तब अपने आप याद हो जाता है। तैयारी कैसे करना? पढ़ाई करनी है। कॉलेज के साथ पढ़ रहे हो तो कॉलेज के अभी एग्जाम आसपास नहीं है तो इधर फोकस करो, एग्जाम नजदीक है तो पहले एग्जाम पे फोकस करो, फिर पेपर पे फोकस करो। इतना ही टाबर थोड़ी हो तुम मुझे पूछ रहे हो सर कैसे करें, जैसे मैं बता दूंगा तो तुम पत्थर की लकीर सर की शिलालेख वाली बात मान ही लोगे। तैयारी तो तुम बेटा मैनेज करना तुम्हें आना चाहिए टाइम को, है?
कॉलेज के साथ तो अभी बता चुका बेटा, एग्जाम अगर नजदीक है तो पहले एग्जाम पे फोकस कर लो, एग्जाम में अगर टाइम है तो पहले भर्ती पे फोकस करो। ये तो तालमेल तुम्हें स्थापित करना पड़ेगा। सर प्लीज रिप्लाई कर दो, आपका कमेंट ही नहीं आया अभी तक मेरे सामने, रिप्लाई कैसे करूं आपको? और मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में चीजें, है ना। लिखा बिजोली अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण लिखा है, नई लाइन से लिखो। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी तथा कविजान नियामत खान, एक नाम ब्रैकेट में लिख लेना, चाहे कविजान ब्रैकेट में लिखो तो नियामत खान बाहर, कविजान बाहर लिखो तो नियामत खान ब्रैकेट में। कविजान नियामत खान अपनी पुस्तक कायम रासों में इस मत का समर्थन करते हैं सीरियस होके पढ़ाई करनी है। सीधी बात है, पढ़ाई एक तपस्या है, पढ़ाई दुनिया की सबसे बड़ी नींद की गोली है। जैसे ही किताब खोलते हो ना, वैसे ही इतनी शानदार नींद आती है जो आज से पहले कभी नहीं आई गई है। जैसे ही किताब खोलते हैं ना, दुनिया में ऐसी बातें याद आ जाती है जो आज से पहले कभी नहीं आई है। सही कह रहा हूं मैं? जो दोस्त को कभी भूल गए 10 साल पहले, वो भी पढ़ते टाइम याद आता है। ऐसे उल्टे खुरापाती आइडिया सिर्फ पढ़ते टाइम दिमाग में आते हैं। तो अपने दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल में रख के पढ़ाई करनी पड़ती है। और तुम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि जो बच्चे कम उम्र के हैं, एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन कम है, वो बच्चे जब तक इस आबो हवा को, वैकेंसी वाली बात को, एग्जाम कैसे देते हैं इसको समझ पाएंगे, तब तक कट ऑफ आ जाएगी। और जो सीनियर हैं वो इस भ्रम में रह जाएंगे कि हम तो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। जो कछुए की चाल से कंटिन्यूटी रखेगा वो सीट मार के ले जाएगा। सीधी सी बात है। जो नए हो वो इस समझने बूझने वाली हवा, कब होगा एग्जाम क्या नहीं होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी में मोहम्मद शमी बनो। कल का मैच देखा था ना? नहीं खिलाया कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन गेंद हाथ में देंगे ना, उस दिन अपनी औकात दिखाऊंगा। अपनी तैयारी इतनी पुख्ता रखो कि पेपर कल करवा ले तो जिस दिन भी करवा मैं तैयार हूं। आई बात समझ में? कितनी पोस्टें हैं, कम है ज्यादा है, कोई लेना देना नहीं। कुछ इसमें रहते हैं पोस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, पोस्ट ज्यादा होने से थोड़ी होता है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अपने माइंड में ये ध्यान रखना कि एक पोस्ट मुझे चाहिए। कोई पूछे ना कितनी वैकेंसी आई है तो एक पोस्ट काट के बताया करो। एक तो आपकी है, आप ही नहीं मानोगे दूसरा कैसे मानेगा फिर? सबसे पहले तो खुद मानो मैं लग गया हूं, बस ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूं। घर जाके सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, इस बार नौकरी लगूंगा, इस पोस्ट पे लगूंगा, ताकि तुम बीच में पढ़ना भूल जाओ तो कोई रिश्तेदार याद दिलाए। कहीं योजन रहे तो नौकरी लागता नहीं, तुम लगोगे भले ही नहीं लगोगे, वो लगवा देंगे। मैच्योरिटी लाओ। लिख दिया? दोनों के नाम लिखे, आगे बढ़े। बात करूंगा विदेशी। किसकी बात करूंगा? कौन कौन लोग हैं जो चौहानों को क्या कहते हैं? विदेशी। मैं विदेशियों की बात करूं तो मैं कहूंगा कि विदेशी मत में 3 इतिहासकार हैं। कर्नल जेम्स टोड। कौन?
विलियम क्रुक और स्मिथ। सुनना मेरी बात, अंग्रेज आए अपने भारत में और आके कहा साहब हम राज करेंगे। क्या करेंगे? बंगालियों को तो पीट पाट के, उधर वालों को तो पोटा पुटू के सेट कर दिया सबको। अपने भाई साहब खून में क्रांति है। राजस्थान वालों को हथियारों का डर थोड़ी बताया जा सकता है। कर्नल जेम्स टोड शायद इसी माटी के लिए लिख के गया था कि धोरा घाटियां तालरोन आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपलिन, घर घर लियोनिडास, कि ये वो माटी है जहां पर हर गांव में एक न एक थर्मोपल्ली का युद्ध लड़ा गया है और हर घर में एक लियोनाइडस जैसा योद्धा है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पास तो एक ही युद्ध है थर्मोपल्ली, एक ही योद्धा है लियोनाइडस। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर हर आदमी लियोनाइडस है, हर गांव में थर्मोपल्ली हुआ है। डरा धमका के तो हमें राजस्थान पे राज किया नहीं जा सकता। तो क्या करें? पोटा के करें फिर। और अंग्रेजों ने, भारतीयों ने, स्वाभाविक तौर पर हम राजस्थान के लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि तुम बाहर से आए गोरी चामड़ी के लोगों, तुम्हारे कपड़े देखे तो हमारे टावर बिगड़ जाए, हम तुम्हें हमारे ऊपर शासन नहीं करने देंगे। और अंग्रेजों ने कहा अच्छा क्यों नहीं करने दोगे, हम बाहर के हैं इस वजह से? हाँ। वो बापड़ा कर्मचारी छोटा था, उसने ऊपर फोन किया, बोले साहब विद्रोह कर दिया यहां तो, अंग्रेजों मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वो क्यों? बोले बाहर के हैं इस वजह से हमें शासन नहीं करने दे। ठीक, आगे अधिकारी आया अंग्रेजों का, उसने आके सब लोगों से बात की। उसने कहा हम बाहर के हैं। अच्छा पहले तो जो सब तुम पे शासन कर रहे थे वो सब तुम्हारे अपने ही थे? हमने कहा। बोला अच्छा फिर मुगल तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? मैंने कहा नहीं, एक तो कोई हो ही सकता है ना। तो बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक तो हो ही सकता है, मतलब लोधी तो तुम्हारे पक्के बुआ के बेटे भाई लगते होंगे। हमने हाँ। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाता हो जाता। सैयद तो पक्का रिश्तेदार है ना? हाँ। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुगलक? हाँ। बोले उससे पहले खिलजी? हाँ। फिर गुलाम वंश वाले तो पक्का ननियाल के। हमने कहा हाँ। उन्होंने थप्पड़ मारी ना कान के नीचे, 3 दिन मिर्गी आएगी। इतने सालों से सब बाहर के राज कर रहे हैं, एक और हम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर के हो, हम ही करेंगे। हम में कोई एक इंटेलिजेंट था, उसने कहा सर ऑब्जेक्शन। बोले क्या? हम पे थोड़ी किया है, हम पे तो राजपूत कर रहे थे। उन्होंने ऊपर किससे संधियां की, हमें क्या लेना देना? उन्होंने ऊपर किससे संधियां की, हमें क्या लेना देना? हम पे कोई मुगलों ने डायरेक्ट शासन थोड़ी किया, खिलजियों ने, लोधियों ने हम पे डायरेक्ट शासन थोड़ी किया। दिल्ली में बैठे थे, खूब बैठे हैं आसपास इर्द गिर्द, हम पे डायरेक्ट शासन तो हमारे राजपूत कर रहे थे, वो यहीं के थे। अंग्रेजों का ये तो पढ़ के ही नहीं आए थे, आउट ऑफ सिलेबस। एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था? टोडिये को कहा कि टोडिया हिस्ट्री लिख, और इस तरीके से लिखनी है कि राजपूतों को विदेशी बताना है। राजपूतों को क्या बताना है? टोडियन का आई विल ट्राई। टोडिया घर गया, किताबें ढूंढी, और सारी किताबें पढ़ने के बाद उसे एक जाति मिली। उस जाति का नाम था शक। क्या नाम था? इंग्लिश में हम इनको कहते हैं सिथियंस। क्या कहते हैं? सिथियंस। इसकी और राजपूतों में काफी चीजें सेम थी, तो इसने कहा और तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनको शकों से जोड़ दो। ये विदेशी भी हैं और शकों ने भारत पे राज भी किया है। शक, हूण, कुषाण जैसी कुछ जातियां थी जिन्होंने हमारे भारत पे राज। सर अगली सरकार में बीजेपी आ गई तो भर्ती करा देगी। कोई आएंगे, भर्ती तो कराएंगे ना, जब अनाउंस करवा दिया है तो करवाएंगे, टेंशन मत लो, तुम तो तैयारी करो, सरकार अपने आप आती रहेगी। और भला शुभ बात मानोगे, चुनाव के आसपास वैकेंसी है, तैयारी करने का टाइम मिला है, वरना भाई साहब जादूगर जादू दिखाने में बहुत आगे हैं। वैकेंसी के साथ ही पेपर की डेट ले आता, धुएं उड़ जाते तुम्हारे। शकों और सिथियनों से जोड़ा। कर्नल जेम्स टोड आया और उसने आके कहा तुम शक हो? क्या हो? हमने कहा किस पे शक है? बोले शक किस पे नहीं है, तुम शक जाति के हो, सिथियंस है। हमने कहा कैसे? बोले एक बात बताओ रे, तुम अग्नि को पवित्र नहीं मानते? हमने कहा हाँ मानते हैं, हमारे तो घर पे मम्मी भोग ही अग्नि में लगाती।
कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यह अग्नि को पवित्र मानने वाली बात तुम कहां से लाए हो? शकों से लाए हो। शकों ने तुम पे राज किया था और तुम शकों की औलादे हो, और शक अग्नि को पवित्र मानते, तब तुम भी क्या मानते हो अग्नि को? हमने कहा एक तो कोई तो कैसे भी तो समान हो सकता है। उसने कहा रुको, लिस्ट लंबी है, सारे बताऊं। हमने कहा और बता फिर। उसने कहा अच्छा, तुम्हारे यहां पर महिलाएं सती होती है ना? हमने कहा हाँ। तो बोला सती शकों में होते हैं, तुमने ये भी शकों से सीखा है। हमने कहा अच्छा, सती उनमें भी होती है? बोला हाँ। हमने कहा ठीक, और है क्या कोई बात? उसने कहा रुको तो सही, और है। हमने कहा क्या? बोला तुम अपने हथियारों की पूजा करते हो ना? हमने कहा हाँ। बोला तुम अपने घोड़ों की पूजा करते हो ना? हमने कहा हाँ। तो बोला वो भी करते थे। हमने कहा अच्छा, ये भी हमारे उनमें सिमिलरिटी है? बोला बिल्कुल। हमने कहा ठीक है, कहा रुको और बता। हमने क्या क्या? तो बोला एक बात बताओ, शाम को 8 बजे बाद तुम्हारे वाले राजपूत पैक वैक लगा लेते हैं क्या? हमने मंगवा लो। बोले मंगवाने नहीं कह रहा हूं, पीते हैं क्या? हमने हाँ साहब पीते तो हैं। बोले ये दारू पीना कहां से सीखे? शकों से सीखे। अब भाई साहब उस समय बरसर हिस्ट्री पढ़ाते नहीं थे, तो टाबरों को इतना नॉलेज था नहीं, और लोगों ने अंग्रेजों को एक्सेप्ट कर लिया। कालांतर में एक इतिहासकार आए जिनका नाम था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा टोडिया झूठ बोलता है। क्यों? तो उसने कहा अच्छा, वो कह रहा है कि हम अग्नि को पवित्र मानते हैं, तब हम शक और सितियन है। वो मगते को बाढ़ पकड़ के लाओ और उसको हमारी सिंधु घाटी सभ्यता दिखाओ। हमारे कालीबंगा से हमने अग्निकुंड के सिद्धांत मिले, फायरल टार्स अग्नि वेदिकाएं मिली है हमें कालीबंगा से। जब ये शक सितियन ईसाई इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ना, उस समय भारतीय हवन करते थे। तो ये तो हमने सीखा, शकों से नहीं सीखा, हम तो बहुत पहले से करते आए। उसने कहा क्या हो गया? तो एकादा तो हो ही जाता है। दूसरा वाला बता सती प्रथा। बोला अच्छा, सती प्रथा ही हम शकों से सीखे। हमारे पांडव जो थे, उन पांडवों की 2 मम्मियां थी, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। जब पांडु पत्नी माद्री उसके पीछे सती हो गई थी, इसके कारण 5 पांडवों को पाल पोस, इस वजह से हम 5 पांडवों की मम्मी का नाम नॉर्मली कुंती पढ़ लेते हैं। तो हमारे सती उस टाइम से हो रही है, नाजोगे तुझे क्या पता? कर्नल जेम्स टोड ने कहा अच्छा, फिर ये हथियारों वाला, तुम्हारे तो भगवान कृष्ण तो प्रेम की बातें करते थे। बोला अच्छा, जो कौरवों को दौड़ा के पीटा था वो हथियारों से ही पीटा था। हमारे भगवान श्री राम ने रामेश्वर में यज्ञ किया युद्ध से पहले। हमारे युद्ध से पहले यज्ञ किए जाया करते थे, तो हमारे तो हथियारों की पूजा बहुत पहले से है। उसने कहा अच्छा हाँ, सारे ही मान लिए, ये तो पक्का तुम्हारा नहीं है ना? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। हमारे ऋग्वेद के 10 सूक्तों में एक सूक्त है जो पूरा सोम पे लिखा गया है। इवन हमारे वाले ने तो ठेके का एड्रेस बताया है कि मुंजवत पर्वत की जो वनस्पतियां हैं उनसे सबसे उच्च क्वालिटी की सोम बनाई जाती है, और सोम को पीने से भगवान की प्राप्ति होती है। हमने तो हमारे वेदों में लिखा है भाई साहब। अब सुन जेम्स टोड, हो सकता है कि हमारे इधर की कोई नाजोगी औलाद कभी जाके मध्य एशिया में बस गई होगी, और वो फिर बाद में भारत में आए होंगे, तो ये हमारे हैं, हम इनसे नहीं हैं। कोई हमारे इधर का आदमी वहां जाके बस गया होगा और बाद में उधर राजा वाजा बन गए होंगे, तो उसमें हमसे समानता है, हम उनसे समान नहीं है। आई बात समझ? आज से पहले तुमने हिस्ट्री के फैक्ट रटे होंगे। कर्नल जेम्स टोड ने यह कह दिया, जैसे तांबा पत्री है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह कह दिया,
और तुम सीधा याद कर लेते थे, इसने विदेशी कार्य, इसने विरोध किया। नहीं बेटा, सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है, चीजें अपने आप याद हो जाती है। मैं कहूं कि आज से पहले भले याद था नहीं था, लेकिन आज के बाद कभी इस बात को नहीं भूलोगे कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विरोध किया है, क्योंकि आपके दिमाग में स्वाभाविक तौर पर वो बातें साथ में चलेगी। कंसेप्ट क्लियर करके साथ साथ में पढ़ना है, चीजें याद करवा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। तुम में से कोई कहता डेटा वेटा भी होना, नहीं पढ़ूंगा मास्टर, लगवा के बता नौकरी, तो आधी दूधी तो उसकी भी लगा दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा डेटा हूं। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा तुम्हारी नौकरी लगने तक, मेरे सब्जेक्ट के लिए इतना ही मांगूंगा कि जितने पेज मैं रोज के पढ़ाता हूं उतने पेज घर जाके पढ़ने, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना। याद करवा मैं दूंगा तुम्हें। जिस दिन टेस्ट हो उस दिन पूरा टॉपिक, नॉर्मली उतना रोज जितना पढ़ते हैं उतना घर जाके पढ़ना, और कुछ नहीं करना। एक बार मैं तुम्हें यहां एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिखवाऊंगा। कितनी बार? तीसरी बार तुम घर जाके पढ़ोगे, चौथी बार मैं तुम्हें यहां रिवाइज कराऊंगा। अगले दिन सुबह कल क्या पढ़ा था, कितने हो गए? पांचवी बार तुम एक आधे टेस्ट के टाइम पढ़ लोगे पूरा टॉपिक। छठी बार मैं तुम्हें टॉपिक खत्म करूंगा, उस दिन बताऊंगा पिछला पूरा टॉपिक ऐसे पढ़ा था अपन। सातवीं बार एक दिन पेपर से पहले, भाई अब एग्जाम डेट आ गई, 15 दिन बचे तो एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लें। कितनी बार? 7 बार पढ़ने के बाद याद भी नहीं होता तो फिर मूंगफली का थैला लगाओ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 बार मैं पढ़वा दूंगा तुम्हें, इतने हम कोई मंदबुद्धि के थोड़ी है कि 7 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होगा। चीजें फिंगर टिप्स पे करेंगे अपन, टेंशन नहीं लेना। ये पेपर तो फाड़ के आ जाएंगे मेरे सब्जेक्ट का तो, ठीक है? लिखना स्टार्ट कीजिए। विदेशियों से उत्पत्ति, विदेशियों से उत्पत्ति। अच्छा, ये स्मिथ और विलियम क्रुक क्यों फुदक रहे थे तो ये भी बता देता हूं। कर्नल जेम्स टोड की जितनी भी किताबें हैं ना, उन सबको पब्लिश किया था स्मिथ ने, उन सबको पब्लिश किया था स्मिथ ने, और विलियम क्रुक ने उन्हें ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो इन्होंने जिंदगी में सावन का अंधा आ रहा ही देखता है, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो इन्होंने कर्नल जेम्स टोड के आधार पर ये बातें लिख दी है। लिखो, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड विलियम क्रुक, विलियम क्रुक और स्मिथ ने चौहानों को विदेशी कहा है। स्मिथ ने चौहानों को विदेशी कहा है, चौहानों को विदेशी कहा है। चौहानों को विदेशी कहा है। लिख दिया नई लाइन्स। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने हेमलता पारिक, बेटा इससे बड़े अक्षर क्या लिख सकता हूं मैं? मुझे लगता है सफिशिएंट है, फिर भी और बड़े लिख दूंगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस मत का विरोध किया है, इस मत का विरोध किया है। सर आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मुझे एक ही सब्जेक्ट आता है, वो हिस्ट्री है। जब तक मैं क्लास में होता हूं, बाहर जाने के बाद मुझे सारे आने लग जाते हैं। कनिंगम कौन था? अरे कनिंगम अपन एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक था, है ना। जब अपन प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो कनिंगम उधर पढ़ेंगे, जिसने सभ्यताएं वभ्यताएं खोदी, अपना सिलेबस बढ़ाया। फालतू क्यों तो मगता खोदता इधर उधर, क्यों ये इंटे मिलती, क्यों ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने पड़ते हैं? सही बात कह रहा हूं ना मैं? पढ़ा रहता चुपचाप नौकरी करके चला जाता है। ऑलरेडी अपना सिलेबस खूब लंबा था और बढ़ा गया वो। लिख लीजिए बातें, आगे बढ़ू। अब कुछ फैक्ट है जो सीधे सीधे से हैं, समझने के लिए जितने इंपॉर्टेंट थे वो 3 फैक्ट थे, मैं आपको समझा चुका हूं। अब नॉर्मल से मत है, मैं चारों एक ही बोर्ड पे समझा देता हूं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्यवंशी, क्योंकि राजपूत जातियां अक्सर खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से जोड़ती है। अपन ने जितने भी सिद्धांत पढ़े, चाहे फायरल्टार का हो, चाहे अपन ने विदेशी पढ़ा, चाहे अपन ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति पढ़ी, लेकिन किसी भी राजपूत को आप जाके पूछोगे तो वो खुद को ब्राह्मणों से या फायरल्टार से नहीं जोड़ता है। वो खुद को कहता है हम तो सूर्यवंशी हैं या हम चंद्रवंशी। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये दो रहते हैं आम कल्चर में। तो अपन सूर्यवंशी के बारे में बात करेंगे और अपन चंद्रवंशी के बारे में बात करेंगे। क्लियर बात? अपन फिर एक और फैक्ट पढ़ेंगे, चौहान इंद्र के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? कि भगवान इंद्र के वंशज क्या कहलाते हैं? चौहान कहलाते हैं। फिर अपन एक फैक्ट और पढ़ लेंगे, मालवों से उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? ध्यान रहेगी बात। कौन कौन से क्या क्या कहते हैं? तो सूर्यवंशी के लिए मैं बात करूं तो मैं कहूंगा विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। किसका अभिलेख? चतुर्थ का अभिलेख कहता है कि हम सूर्यवंशी हैं। क्या कहता है? हम सूर्यवंशी। सुनो मेरी बात, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर अपन और बात कर लेंगे, लेकिन क्लियर करना जरूरी है हिस्ट्री में। फिर देखो हमने इसको कैसे कनेक्ट किया। विग्रहराज चतुर्थ कहीं ये लाइन ही नहीं लिखता है कि मैं सूर्यवंशी हूं। विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि हम चौहान भगवान श्री राम के वंशज हैं। हम चौहान किसके वंशज हैं? भगवान श्री राम के वंशज हैं। राम जी खुद क्या थे? राम जी सूर्यवंशी थे। हमारी हिंदू माइथोलॉजी यही कहती है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। उसके आधार पर हम ये क्या कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ वाला अभिलेख कहीं ना कहीं चौहानों को क्या कह रहा है? सूर्यवंशी कह रहा है। किसके आधार पर? क्योंकि ये खुद को किससे जोड़ते हैं? भगवान राम से जोड़ते। राम खुद सूर्यवंशी है तो हम चौहानों को भी क्या मान लेते हैं? सूर्यवंशी। यहां तक के लिए फिर जब इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ खुद लिख के चला गया तो कुछ इतिहासकार जिन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया। जैसे किताब है हमीर महाकाव्य। कौन सी किताब? राइटर था नयन चंद्र सूरी, उसने ये किताब लिखी थी हमीर महाकाव्य। जैसे एक राइटर था जोधराज, उसने एक किताब लिखी थी हमीर रासो। कौन सी किताब? वो इसमें लिखता है। एक राइटर था पद्मनाभ, उसने एक किताब लिखी थी कानड़ दे प्रबंध। कौन सी किताब? वो कहता है बिल्कुल जो ये बात कह रहा है बिल्कुल सत्य है अभिलेख। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपने इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये सब लोग चौहानों को क्या बता देते हैं? सूर्यवंशी। आई बात समझ? चंद्रवंशी कौन कौन कहता है? तो दो अभिलेख। एक आबू, नाम सुना है कभी? आबू पर्वत पर एक मंदिर बना हुआ, अचलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? उस मंदिर का एक अभिलेख है, तो हम कहते हैं आबू का अचलेश्वर अभिलेख। इनको क्या कहता है? चंद्रवंशी कहता है। आबू का अचलेश्वर अभिलेख उन्हें क्या कहता है? चंद्रवंशी कहता है। दूसरा, एक राजा हुआ था पृथ्वीराज सेकंड, उसने हांसी में एक अभिलेख लगाया था, तो हम कहते हैं हांसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ये दोनों ही चौहानों को क्या कहते हैं? चंद्रवंशी कहते हैं। ध्यान रहेगी बात। सर कैमरे के सामने हो? सामने ही हूं बेटा, बोर्ड पे लिख रहा हूं। इंद्र के वंशज। तो एक चौहानों में एक व्यक्ति हुआ था रायपाल, उसने एक अभिलेख लगाया था पाली में। उस जगह का नाम है सेवाड़ी। क्या नाम है? तो हम उसे कहते हैं रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। क्या कहते हैं? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। चौहानों को क्या कहता है? इंद्र के वंशज कहता है। क्लियर? मालवों से उत्पत्ति, वही विग्रहराज चतुर्थ वाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख? विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। इनको क्या कहता है? कि उनकी उत्पत्ति मालव से हुई है। किससे हुई है? मालव से। मालव एक जाति है भाई। भारत के अंदर मालव जाति 3 जगह रहा करती थी। एक तो पंजाब, वर्तमान का हरियाणा, उस समय तो पंजाब ही था पूरा, वर्तमान का हरियाणा और वर्तमान का राजस्थान, इसका पूरा बॉर्डर जंक्शन जहां पे होता है वो भूभाग, वहां पे मालव रहते थे, तो उस भूभाग को मालवा कहते थे। एक अपने जयपुर से टोंक के बीच में मालव, मालवा कहलाता है।
एक अपने नीमच, मंदसौर, रतलाम वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से अपने राजस्थान की सीमाएं लगाता है, वो क्षेत्र भी क्या कहलाता था? मालवा। अब सुनना मेरी बात, मालव कौन थे, क्या थे, और मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जब कभी भी इतिहासकार ढंग से ध्यान देंगे तो हमें फिर इतने फैक्टर नहीं पढ़ना पड़ेंगे, ये एक ही पढ़ेंगे। ये कंटिन्यूटी बताते हैं। मैं आपको एक बार पीछे वाली स्लाइड पे लेके जाऊं। इस पे जब भारत में यहां पर मैं कह रहा था 16 महाजनपद थे, तो एक जनपद था जिसका नाम था मालव जनपद। क्या नाम था? जैसे सीवी, जैसे मालव, जैसे योद्धे, ऐसे करके टोटल कितने जनपद थे? शूरसेन, 16 जनपद थे। उसमें से एक जनपद था जिसका क्या नाम था? मालव। मालव जनपद अपने जयपुर के इधर के आसपास वाले क्षेत्र पे शासन किया करता था। जब मगध ने बाकी 15 को हराया तो उसमें मालव भी हार गए और मालवों की सत्ता भी समाप्त हो गई। अब सुनना मेरी बात, इन मालवों का कोई व्यक्ति जिंदा बच सकता है यहां पर युद्ध में? अगर मगध ने सबको हराया तो कोई एक आधा आदमी जिंदा भी तो बच सकता है, और वो व्यक्ति खुद को इस समय काल के दौरान मजबूत करने की कोशिश कर सकता है क्या कि मैं वापस अपने आप को स्थापित कर लूं? और संभावना है क्या यहां तक आते आते उसकी पीढ़ी में कोई 13वां 14वां आदमी रहा हो, उसने खुद की इतनी शक्तियां इकट्ठा कर ली हो कि वो वापस राजा बन गया हो? पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? तो चौहान कहते हैं कि हमारा प्रथम व्यक्ति था चहमान। सबसे पहला जो आदमी था चौहानों की वंशावली में, उस व्यक्ति का नाम है चहमान। क्या नाम है? हम चहमान के वंशज हैं, इस वजह से चौहान है। विग्रहराज चतुर्थ कह रहा है हमारा जो चहमान था ना, उसकी जाति मालव थी। कौन सी जाति थी? मालव। दैट मीन्स सबसे प्रैक्टिकली पॉसिबली जो एविडेंस है वो कौन सा है? मालवों से। मान सकते हैं ना भाई कि इसमें से कोई व्यक्ति था जिसकी शक्तियां छिन गई हो, कालांतर में उसकी पीढ़ियों में उसकी औलादों ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश की और 10वीं 12वीं पीढ़ी में कोई एक आधा व्यक्ति हुआ हो जो इतना शक्तिशाली हुआ, इतनी शक्तियां इकट्ठा हो गई कि इसने वापस अपनी सत्ता स्थापित कर दी, और कालांतर में उसकी जो औलादे थी वो सारी चौहान कहलाई। दूसरी बात, जगह भी आसपास की है। चौहान सबसे पहले सांबर में दिखाई देते हैं। सांबर बिल्कुल जयपुर के इस तरफ पास में, और इधर मालव जनपद जयपुर के बिल्कुल इस तरफ। तो ये मालवों वाला फैक्ट थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चंद्रबरदई तो बिल्कुल ही फेंके मार गया, कर्नल जेम्स टोड भी फेंके मारा हुआ है। ब्राह्मणों वाला सिद्धांत भी प्रैक्टिकली सत्य नहीं है। सूर्य की औलादे, चंद्रमा की औलादे, इंद्र की औलादे, ये कोई फैक्ट थोड़ी है। बाकी चीजों में माइथोलॉजी ज्यादा है। सच्चाई साइंटिफिक दौर है हमारा, हम किसी भी चीज को बिना सबूत के आधार पर कैसे मान सकते हैं? तो हमें मालवों वाली बात थोड़ी ज्यादा पुष्टि होती है प्रैक्टिकली, कि बात थोड़ी ज्यादा सत्य लगती है। तो ये फैक्ट एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका ध्यान रखना। एक एक करके हेडिंग डालो और सारे लिख लो। ट्रिक से पढ़ाओगे क्या सर? बेटा मुझे ट्रिक नहीं आती है ना। मुझे, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि कोई ट्रिक अब मैं तुम्हें लिखवाऊं तो तुम ट्रिक को भी तो याद करने में माथा लगाओगे ना। ट्रिक को खुद को भी तो याद करना पड़ता है, उतना माथा फिर इसको पढ़ने में ही लगा लो। ये बिचौलिए क्रिएट करने से क्या मतलब कि पहले ट्रिक याद करेंगे, फिर ट्रिक के एक एक शब्दों को याद करेंगे, इस शब्द का मतलब ये, इस शब्द का मतलब ये, इतना याद करेंगे। इससे बेटर तो सीधा सीधा खुद को याद कर लेते हैं। डोंट वर्क हार्ड, ऑलवेज वर्क स्मार्ट। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक बार अपन उत्पत्ति पूरी पढ़ेंगे, फिर मैं उत्पत्ति में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सारी बातें करेंगे अपन। घर से पढ़ के आना है ना। कल सुबह आते ही खड़ा करूंगा एक एक को और कहूंगा कल क्या पढ़ाया था सुना, यहां बुला के कैमरे के सामने। पूरे भारत की जनता देख रही है। डर मत जाना, ऐसा नहीं हो कल आधे ही नहीं आए क्लास में। मैं ही सुनाऊंगा तुम्हें, तुम्हें नहीं बुलवाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे टांगड़े दूजेंगे, लेकिन कम से कम तुम पढ़ के तो आना अपने घर से, है ना। क्या हो गया? हाशिया अभिलेख लिख दिया ना बेटा।
हांसी जगह का नाम है, हरियाणा में जगह पड़ती। बेटा नोट कर लो, एज इट इज जैसा बोर्ड पे लिखा है। सूर्यवंशी, नीचे पांचों नाम, चंद्रवंशी दोनों नाम, मालवों से उत्पत्ति और इंद्र के वंशज। सेम सेम से लिख लो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, कौन कौन क्या कह रहा है। विधि पालीवाल कह रही है कि सर सूर्यवंशी और मालव दोनों विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में एक में ही कैसे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, दिमाग लगाओ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान राम का वंशज हूं और मेरी जाति मालव है। दोनों चीजें पॉसिबल है ना? दोनों चीजें पॉसिबल है ना? वो व्यक्ति मालव और सूर्यवंशी दोनों ही हो सकता है ना? नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? पॉसिबल है ना? सीधी सीधी सी बात है। मैं कायम खानी वाला एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो कायम खानी चौहान भी है, कायम खानी चौहान है ना। और कायम खानी इनमें से जो मत एटलीस्ट कभी हिस्ट्री में जाके फिक्स मान लिया जाएगा, वो मत से वो भी तो होंगे। वो कह रहे हैं कि जब रामायण काल से राम जी की जो औलादे चली आ रही है, हम उनके वंशज में कहीं पे पैदा हो गए और हम मालव हो गए जाति के, तो हो सकते हैं ना। भगवान राम के टाइम में ऐसी कोई जातीय व्यवस्था थोड़ी थी, जातियां तो बाद में बनी, पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी नहीं अपने। लिख लिया भाई सबने? एक तो है ना यू जमा जमा के तुम लिखते हो ना, एक लाल पेन रखते हो उससे हेडिंग डालते हो, और एक काला रखते हो उससे सब हेडिंग डालते हो, और फिर ब्लू से लिखते हो। बेटा अपनी कॉपियों को अपनी औलादे कोई अभिलेख नहीं बनवाएगी। कल को कोई आके ये नहीं पूछेगा कि आपने किस कॉपियों में बनाया है, उनको म्यूजियम में रखा जाएगा। ये कॉपियां तब तक की काम आनी है जिस दिन कट ऑफ क्लियर करेंगे तब तक, उसके बाद कहीं काम नहीं आनी है। तो एक तो कोशिश किया करो शॉर्ट में लिखें, एक कोशिश किया करो कि ऐसे लिखना है कि मुझे समझ में आ जाए। मुझे मतलब मुझे नहीं, आपको खुद को समझ में आना जरूरी होता है। बाकी कोई कॉपियां अपने बेटियों को डायजेम थोड़ी देनी है कि पापा की राइटिंग चौकी नहीं है। हमें खुद को समझना है और कंटेंट को जितना हो सके छोटा लिखना है। का के की सा से सी जोड़ने से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा देता ना, विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख हमीर महाकाव्य हमीर रासो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कानड़ दे प्रबंध के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। लाइन तो इतनी सी बनेगी। क्यों फालतू वर्ड जोड़ के वर्ड बढ़ाने, है ना। एक हमेशा जब भी मैं आपको अगले समय तक पढ़ाऊं, कोई भी बच्चा अगर पैराग्राफ लिखता हुआ दिख गया ना मुझे, तो उसका अगर माजना पड़ता है, इज्जत खराब होती है, तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। किसी भी बात को लाइनों में ठूस ठूस के पैराग्राफ मत बनाना। पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे डैश डैश करके लिखते जाओ। जैसे मैं तुम्हें 3 लाइनें एक साथ लिखवा रहा हूं, पहली लाइन इसमें, दूसरी लाइन इसमें, तीसरी लाइन ऐसे लिखो। ऐसे नहीं यूं साथ में एक ही लाइन में सारा लिख दिया। जब वापस रिवीजन करते हैं ना बेटा, तो पैराग्राफ अपना सरदर्द बन जाता है। 5 लाइन का भी पैराग्राफ होता है ना, हमें बड़ा दिखता है, और 10 लाइनों के भी पॉइंट होते हैं ना, हमें लगता है 10 पॉइंट हमारे याद कर ले। आपका जो साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है वो पॉइंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज ए स्टूडेंट, और पैराग्राफ से आपको डर का माहौल पैदा होता है। मैं कहूं एक 10 लाइन का पैराग्राफ हो और एक 10 लाइन के पॉइंट्स हो, आपको इजी कौन सा लगता है? पॉइंट्स इजी लगते हैं। आपको लगता है 10 पॉइंट है, बार याद कर लें। पैराग्राफ लो तो मोटो पैराग्राफ की कर याद है। साइकोलॉजिकल आपकी जो मेंटलिटी है वो आपको पैराग्राफ से डराती है। तो पैराग्राफ के अंदर कभी लिखना ही नहीं है, अपने को सीधा ही किस में लिखना है? पॉइंट्स में लिखना है। आगे बढ़े भाई, हेडिंग डालो उत्पत्ति स्थल। हेडिंग डालो उत्पत्ति स्थल कि चौहान प्रारंभ में कहां रहे थे, इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था। उत्पत्ति स्थल की मैं बात करूं तो मैं कहूं चौहान प्रारंभ में शपादलक्ष में रहते थे। कहां रहते थे? शपादलक्ष कौन सा? तो हम कहते हैं सांबर के चारों तरफ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सांबर के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? शपादलक्ष कहलाता है। आई बात समझ?
इनकी प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी कौन सी थी? तो हम कहते हैं अहिछत्रपुर। कहां पे थी इनकी राजधानी? वर्तमान में हम अहिछत्रपुर को क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चौहान कहते हैं कि हम भाई साहब शुरू में सांबर वाले क्षेत्र में रहा करते थे, इसके हमारी राजधानी कहां थी? अहिछत्रपुर। ध्यान रहेगी बात? लिखो इस मैटर को उत्पत्ति स्थल के अंदर। चौहान नाम कैसे पड़ा बेटा? सर एक तो बेटा ऐसे सुनो, कहते हैं कि इनका जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था चहमान, क्या नाम था? चहमान शब्द अपभ्रंश होते होते चौहान हो सकता है क्या? सिमिलर सिमिलर से ही तो दिखता है, नाम थोड़ा बहुत बिगड़ जाए समय के साथ, अपभ्रंशित होते होते ये क्या बन गए? चौहान बन गए। एक और फैक्ट है जो मैं अभी लिखवाऊंगा जस्ट इसके बाद। लिखो, चौहानों का प्रारंभिक स्थल अहिछत्रपुर शपादलक्ष्य था। चौहानों का प्रारंभिक स्थल शपादलक्ष्य था। चौहानों का प्रारंभिक स्थल शपादलक्ष्य था। ब्रैकेट में सांबर लिखना भाई। चौहानों का प्रारंभिक स्थल शपादलक्ष्य था। सर ये टॉपिक समझ में ही नहीं आया है? मुझसे समझ में नहीं आया ना ये टॉपिक, दुनिया में किसी से नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आया है? नहीं सर मतलब आया कि नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूं। एकमात्र व्यक्ति हो यार, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हैं? या तो फिर यूं कोई कहीं और ध्यान होगा आपका, बीच में मैसेज आ रहे होंगे और उनको भी जवाब दे रहे होंगे आप साथ में, और या फिर क्लास में लेट आए होंगे। लिखो, प्रारंभिक शपादलक्ष्य था। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। 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 आ गया समझ में? एक बेटा नोट डालो या स्टार पॉइंट बना के लिखो, नोट डाल दो बोले। नोट डालो। आगे बेटे सुनो, पहले इधर देखो मेरी तरफ। नाडोल क्या था अभी बात करेंगे बेटा नाडोल की। आज तो अब टाइम हो गया अपना, कल नाडोल की भी बात करेंगे, ब्रांचेज पढ़ेंगे तब। अभी यहीं तक पढ़ेंगे अपन। तो नोट डाल मैं इसलिए डलवा रहा था कि एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था रामकरण आसोपा। कौन? ये रामकरण आसोपा ऐसा कहते हैं कि चौहान शुरू में शपादलक्ष्य वाले क्षेत्र में रहते थे या एग्जैक्ट सांबर में रहते थे। ये जो सांबर झील के चारों तरफ रह रहे थे ना, चारों दिशाओं में रह रहे थे सांबर झील के, इस कारण इनका नाम चौहान है। कौन कहता है? रामकरण आसोपा। क्या कहता है? तो वो कहता है सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण ही इनका नाम क्या है? चौहान है। ध्यान रहेगी बात? जैसे तुम्हें लग रहा है वैसे मुझे भी लग रहा है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। इस बात के कोई हाथ टांगड़े है ही नहीं साहब, पर क्या करें, कह गए ना जो गए हमें पढ़ना पड़ता है। सोच समझ के तो कहता आई बात समझ, तो लिख लो अपने, एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार। लिखो, इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार, इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार, इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार, इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण, सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण, सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण चौहान कहलाए। सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण चौहान कहलाए।
लिख दिया सब। टेंशन नहीं लेनी है, जितना पढ़ा है उतना घर जाके पढ़ के आना है, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं लेना। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा 6 घंटे पढ़ना, 7 घंटे पढ़ना, नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना घर जाके पढ़ के आना है, ठीक है। बाकी अपने दिल पे हाथ रख के विश्वास बनाए रखें, इतनी गारंटी लेता हूं कि पेपर के अंदर एक भी सवाल इस कॉपी में से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बस शर्ते तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कॉपी में से अक्षर तारे जमीन पर की तरह निकल रहे हैं, माथे में घुस रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बात। कल मिलेंगे।